जय हिंद दोस्तों इस्लामोफोबिया आज के दिन इतना ज़बरदस्त लेवल पर इसकी डिबेट शुरू हो चुकी है और ऐसा लगने लगा कि जैसे इस समय पर दुनिया अगर इस्लाम से डर रही है तो यूनाइटेड नेशंस तक आके कह रहा है कि इस्लाम से मत डरो, इस्लाम से मत डरो, इस्लाम से मत डरो। और इस्लामोफोबिया डे तक सेलिब्रेट करने की शुरुआत की गई है, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि असलियत में इस्लाम से जो डरेगा उसको अमेरिका पनिश करेगा और यूनाइटेड नेशंस उस पर सैंक्शंस लगा सकता है। इस तरीके की जो डिबेट है उसमें बहुत सारे सवाल उठकर आते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ इस्लामोफोबिया, कि असलियत में इस्लामोफोबिया है क्या। इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया है क्या। सबसे पहला सवाल तो ये, वाई वर्ल्ड हैज़ स्टार्टेड फियरिंग ऑफ इस्लाम, स्टार्टेड फियरिंग ऑफ इस्लाम, कि भाई असलियत में ये जो दुनिया है ये इस्लाम से क्यों डरने लगी है। तीसरा यहाँ पर आपसे सवाल आएगा कि वाई अमेरिका हैज़ टेकन सच स्टेप्स, क्योंकि इसके अंदर अभी मैंने बताया नहीं लेकिन बताऊंगा कि असलियत में अमेरिका ने ऐसी स्टेप्स क्यों ली। और उससे अगला, वाई यूनाइटेड नेशंस हैज़ टेकन सच स्टेप, यूनाइटेड नेशन ने ये कदम क्यों उठाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इंडियाज़ ओपिनियन, कि भाई इंडिया का जो ओपिनियन है वो क्या है वो बताओ ज़रा। तो इंडिया तो साफ स्पष्ट शब्दों में, इंडिया अपोज्ड इस्लामोफोबिया डे। साफ सी बात है, इंडिया अपोज्ड इस्लामोफोबिया डे, कि इस्लामोफोबिया डे को इंडिया ने अपोज क्यों किया और ये मामला क्या है, कैसे है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी तो थोड़ा झेल लेना दोस्तों। और ये टॉपिक शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। और अगर ज़्यादा और भी थोड़ा पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में या सही डायमेंशन में काम कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी टेबल नाम का हमारा दूसरा चैनल है, उस पर NCERT की फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस हैं वो हम 25 मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं। NCERT की डिटेल्ड स्टडी उसमें की जाएगी, तो जितने भी स्टूडेंट्स उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे स्टडी टेबल के चैनल के ऊपर जाएं और फ्री NCERT क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं खुद उन NCERT की क्लासेस को डेली लाइव उसके ऊपर लूँगा। तो आ जाते हैं दोस्तों अब कि असलियत में इस्लामोफोबिया क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टडी है वो असलियत में इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया में इस्लाम और फोबिया ये दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है। फोबिया का मतलब होता है डर, जैसे एक बीमारी है हाइड्रोफोबिया, इसमें इंसान को पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, इसमें इंसान को पानी से डर लगता है। अब हाइड्रोफोबिया जब कुत्ता काट लेता है तो आप देखते हो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अब यहाँ समझिए मामले को कि इस्लाम से डर फैल रहा है। अब सवाल ये है, इस्लाम से डर क्यों फैल रहा है। वाई इस्लामोफोबिया इज स्प्रेडिंग। अब यहाँ अगर आप देखें, इस्लामोफोबिया इज स्प्रेडिंग। अब इसके दो पार्ट्स जो मेरा ओपिनियन है उसमें, और मैंने जो भी स्कॉलर्स को पढ़े उसमें मैंने अलग अलग पार्ट्स में देखा कि सबसे पहला इस्लामोफोबिया का जो रिलीजियस रूट है वो क्या है, कि असलियत में रिलीजियस पार्ट में इस्लामोफोबिया की क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं असलियत में इसका रोल क्या है इस इस्लामोफोबिया को फैलाने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर
रोल ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है, इनका रोल क्या है इस इस्लामोफोबिया को फैलाने में, जो आज ये अमेरिका और खासकर यूरोपियन कंट्रीज चौधरी बने फिर रहे हैं कि हम इस्लामोफोबिया से दुनिया को बचाना चाहते हैं, इस्लाम का रक्षक बनना चाहते हैं डॉल। तो उसमें असलियत में है क्या? देखो, रिलीजियस रूट ऑफ इस्लाम में, अगर इस्लाम का जो रिलीजियस पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि असलियत में यहाँ पर इनटॉलरेंस का जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा आपको दिखाई देगा। रिलीजन में इस्लाम के अंदर इनटॉलरेंस का फैक्टर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सबसे बड़ा दिखाई देगा। दुनिया में अगर कहीं पर भी सबसे ज़्यादा इनटॉलरेंस अगर किसी रिलीजन में आज के दिन दिखाई दे रही है तो वो आपको इस्लाम के अंदर अदर रिलीजन्स के लिए दिखाई देगी। इस्लाम का कि दुनिया का कोई भी आप कंसेप्ट उठाकर अगर आप इस्लाम की कोई भी डेफिनेशन जो है उसे उठाकर देखेंगे तो उसमें नो टू अदर ओपिनियन क्लियर वर्ड्स में है। अदर्स ओपिनियन, दुनिया का जो दूसरा ओपिनियन है उसको क्लियर वर्ड्स में ना कर दिया गया है और अदर रिलीजन्स एंड बिलीव्स आर आउटवर्डली रिजेक्टेड। अदर रिलीजन्स एंड बिलीव्स आर आउटवर्डली रिजेक्टेड। खुले तौर पर दूसरे तरीके से या खुले तरीके से ये साफ तौर पर दूसरे किसी भी ओपिनियन को रिजेक्ट कर देते हैं, क्लियर वर्ड्स में रिजेक्ट कर देते हैं कि वो हो ही नहीं सकता। यानी ओनली आई एम राइट, सिर्फ मैं ही सही हूं, आई एम राइट एंड ओनली माई फेथ इज ट्रू फेथ, ओनली माई फेथ इज ट्रू फेथ। ये जो है ये जो ओपिनियन किसी भी पार्ट में आ जाएगा कि नो अदर ओपिनियन इज एक्सेप्टेड हियर, सारे बिलीफ जो हैं वो पूरे तौर पर रिजेक्ट किए जा रहे हैं और सिर्फ मैं ठीक हूं, मेरा फेथ ठीक है, इसके अलावा अदर फेथ आर इनटॉलरेंट या अदर फेथ्स आर फॉल्स फेथ। यानी दुनिया का कोई भी फेथ है वो फॉल्स फेथ है। भाई मैं हिंदू हूं, अगर मेरे से पूछा जाए कि मैं हिंदू हूं तो क्या मैं दुनिया के दूसरे फेथ को सही मानूंगा? तो मैं साफ कह दूंगा यू आर ट्रू बट आई एम ऑल्सो ट्रू। आप ठीक है, मैं भी ठीक हूं, मैं आपके बिलीफ का सम्मान करूंगा, आप मेरे बिलीफ का सम्मान करेंगे। यानी मैं मूर्ति पूजा करता हूं तो मैं उस इंसान का उतना ही सम्मान करूंगा जो मूर्ति पूजा नहीं करता है। मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं तो मैं उतना ही उस इंसान का सम्मान करूंगा जो हनुमान जी को नहीं मानता है। मैं अगर खाटू श्याम जी की पूजा करता हूं तो मैं उतना ही सम्मान इस्लाम को मानने के वालों का भी करूंगा जो इस्लाम का सम्मान या हिंदू धर्म का मतलब मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मेरी उससे हमेशा लड़ाई रहेगी जो ये कहेगा कि यू आर हिपोक्रेट, तू सिर्फ मेरे फेथ को मानेगा तो ठीक है वरना मैं तुझे हमेशा झूठा मानूंगा, 4 जूते मारूंगा उस साले को। यहां ये प्रॉब्लम हमेशा खड़ी होती है कि अगर आपका राइट है दूसरे फेथ को, अगर आपका राइट है अपने फेथ को ट्रू बोलना तो दूसरे का भी राइट उतना ही है अपने फेथ को ट्रू बोलना, और दोनों एक दूसरे के फेथ का रिगार्ड करेंगे तभी टॉलरेंस बढ़ेगी। लेकिन इस्लाम के साथ या इस्लाम के मानने वालों के साथ क्लियर वर्ड्स में एक बात ये साफ नजर आ रही है कि ओनली माय फेथ इज ट्रू फेथ। और जितने भी इनके स्कॉलर्स होते हैं, जितने भी इस्लाम को मानने वालों के स्कॉलर्स होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो आउटवर्डली दूसरे किसी भी फेथ को रिजेक्ट करते हुए देर नहीं लगाते। अगर आप इसमें चाहे हिंदू टेम्पल्स का डेमोलिशन देखोगे तो भले ही आप मैं बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स से मिलता हूं, मैं उनसे कहता हूं हिंदू टेम्पल्स डेमोलिशन,
तो वो कहते हैं यार दरगाह भी तो तोड़ी। भाई औरंगजेब ने हिंदू टेम्पल्स तोड़े तो दरगाह भी तोड़ी। मेरी कमियां दिखाते हैं कि तुम्हारा वो पुष्यमित्र शुंग था, तुम्हारा ये था, तुम्हारा वो था। अब हिंदू टेम्पल्स डेमोलिशन अगर आप देखोगे तो हया सोफिया जो किसी टाइम पर चर्च थी उसे तोड़ के मॉस्क बनाया गया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यरूशलेम, यही इसी तरीके से अगर आप कितने भी जगह पर जाकर देखोगे तो असलियत में कल्चर के नाम पर सब कुछ डिस्ट्रॉय करके सिर्फ और सिर्फ एक कल्चर को जानबूझकर पूरी ताकत के साथ एस्टेब्लिश किया गया, तलवार की धार पर कन्वर्ट करवाया गया। आज भी अगर आप देखते हैं तो एक्सटेंट ऑफ इंटॉलरेंस क्या है, एक्सटेंट ऑफ इंटॉलरेंस क्या है आज भी प्रेजेंट वर्ल्ड में, फॉरगेट अबाउट एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, एक्सटेंट ऑफ इंटॉलरेंस अगर आज भी अगर आप देखते हैं तो यहां पर साफ इंडिया में भी नजर आता है कि पार्टीशन, इस पार्टीशन को सपोर्ट करने वाला जो मेजॉरिटी मुस्लिम था उसका कहना यह था कि वी कांट लिव विद हिंदूज एंड वी आर अ सेपरेट नेशन। और यहीं से सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी डेवलप होती है। वो ये कहते हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स की जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, दे कांट लिव टुगेदर। और जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि वी कांट लिव टुगेदर वाली, तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्टीशन हुआ। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो चाहे शाहबानो केस हुआ, चाहे शाहबानो केस हुआ, चाहे आप हिजाब इशू जो अभी हुआ, जो हिजाब इशू, चाहे आज के दिन कश्मीर फाइल्स का उठाकर आप देखेंगे, चाहे आज के दिन आप कश्मीर फाइल्स का उठाकर देखेंगे, चाहे बेंगलोर राइट्स को उठाकर देखेंगे, बेंगलोर राइट्स को उठाकर देखेंगे। इन बेंगलोर राइट्स में क्या हुआ कि किसी ने पोस्ट कर दी, किसी ने पोस्ट कर दी, आपने मारना काटना शुरू कर दिया। चाहे आप ढाका राइट, बांग्लादेश एंटी हिंदू राइट्स देखेंगे, बांग्लादेश एंटी हिंदू राइट्स, जिसके अंदर क्या हुआ कि एक मुस्लिम बंदा, इन एंटी हिंदू राइट्स देखेंगे जिसमें एक मुस्लिम बंदा नवरात्रों के टाइम पर हनुमान जी की हाथ में कुरान रख के आ गया, लोगों को मौका मिल गया हिंदुओं को मारने का। चाहे आप पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ देख लें, ब्लास्फेमी लॉ देख लें। ब्लास्फेमी लॉ का मतलब ये है कि मतलब एक वो है ना इनका नारा कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। मतलब ये सोचकर देखिए कि इनका एक हरामी टाइप का नेता है वो छोटा ओवैसी, वो सीता माता को उल्टा सीधा बोलता है, वो भगवान राम की माता के बारे में उल्टा सीधा बोलता है और न जाने कितने उल्टे सीधे बयान देता है, लेकिन उसके लिए डिफेंसिव होंगे। और जरा सा अगर प्रॉफिट मोहम्मद या किसी के लिए भी कुछ अपशब्द बोल दिए गए तो सर धड़ से जुदा टाइप के नारे लगाने लग जाएंगे। तो हु इज इंटॉलरेंट? यस, जरा सी बात में रिएक्शनरी हो जाना ही तो इंटॉलरेंस है। तो हु इज इंटॉलरेंस? इंटॉलरेंट इस्लाम, इस्लामिक फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर इंटॉलरेंट। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी अदर बिलीफ इन एनी वे। वो किसी दूसरे बिलीफ को किसी दूसरे तरीके से एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे। और जब आप किसी भी दूसरे बिलीफ को आउटवर्डली रिजेक्ट कर दो या किसी मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप को अगर आप, भाई मेरा मानना है कि मैं पत्थर में भगवान देखूंगा, वो मेरी मर्जी है यार। हु द हेल आर यू टू टेल मी सो? टेल मी अबाउट और गिव मी सम सरमन अबाउट दिस। मेरी मर्जी है, मैं तो मूर्ति पूजा करूंगा। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे को वो क्या नाम है जहन्नुम मिलेगी, तो आई विल टेक केयर ऑफ माई जहन्नुम ना। व्हाई द हेल आर यू टेकिंग टेंशन अबाउट इट? जब तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कैसे करूंगा? अब इस चीज को दूसरी फॉर्म में आ जाओ। ये तो मैंने इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान के एग्जाम्पल दिए। अगर आपको लगता है व्हाट अबाउट यूरोप, मेरा मानना ये है कि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा एक लिबरल सोसाइटी
हम ये मानकर चलते हैं कि यूरोप हैव लिबरल सोसाइटी। लिबरल सोसाइटी मीन्स एवरी पर्सन हैव एवरी राइट टू लिव देयर लाइफ। एवरी पर्सन हैव एवरी लाइफ every right to live their life in his own way। अब यहां बात समझिए, यहां अगर आप सैमुअल पैटी का नाम सुनते हैं, जिसके सर को फ्रांस के अंदर अलग कर दिया गया, फिर कभी आपको फ्रांस में यह दिखाई देता है कि एक ट्रक से 40 के करीब 40-50 लोगों को मार डाला गया। इसके बाद आपको पता लगा एक आदमी चर्च के अंदर घुसता है चाकू लेके और 2 लोगों को मार डालता है। कभी कोई मुस्लिम चाकू लेके किसी की गर्दन उड़ाते, और मजे की बात उसमें पाकिस्तानी का बयान आया कि मुझे मेरे बेटे पे पूरा फक्र है कि उसने ऐसा किया। वेरी गुड। सोच कर देखिए, अब असलियत में इस्लाम डराएगा नहीं डराएगा कि एक लड़के ने किसी वजह से, कार्टून दिखाने की वजह से या कैसे भी, उस चीज को प्रोटेस्ट किया जा सकता था, उसको अपोज किया जा सकता था, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था, उसे कहीं पर भी कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन एक लड़के ने एक टीचर को भरी सड़क पे उसकी गर्दन उतार दी है, उसकी गर्दन उतार दी है, और उसके पिताजी या 2 लोगों को चाकू से मार दिया है क्योंकि वो इस्लाम का सिपाही अपने आप को समझ रहा है, और उसके पिताजी कह रहे हैं वेरी गुड बेटा, मुझे उसके ऊपर फक्र है। तो असलियत में फियर तो यूरोप में भी पैदा हो रहा है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम इटसेल्फ, यानी इन इस्लाम इटसेल्फ खुद भी अगर आप देखेंगे तो हर वो मुस्लिम जो कुरान को फॉलो करता है वो मुस्लिम है। तो क्या आप खुद सोचकर देखिए कि क्या एक मुस्लिम दूसरे सेक्ट के मुस्लिम के अकीदे को या उसके जो प्रोसेस करने का जो तरीका है उसको फॉलो कर रहा है? क्या शिया और सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हैं? क्या देवबंदी और बरेलवी एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हैं? बोलिए, क्या और भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं जिसके अंदर क्या आप किसी भी तरीके से सूफीज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो असलियत में आप खुद सोचकर देखिए, इनटॉलरेंस जो है इस पूरे धर्म में भरी पड़ी है, इस धर्म को मानने वाले लोगों के अंदर भरी पड़ी है। धर्म भले ही कुछ भी शिक्षा देता हो, मेरे जैसे आम आदमी को जो किसी दूसरे धर्म, अपने धर्म को ही कोशिश कर रहा है जीने की, उसके ऊपर दूसरे धर्म की किताब पढ़ने का अगर नहीं किताब पढ़ी है तो असलियत में मैं कैसे जज करूंगा कि दूसरा धर्म कैसा है? मैं असलियत में जज करूंगा कि बिहेवियर ऑफ a person following it, behavior of a person following that religion, जो भी उस धर्म को फॉलो कर रहा है, उसके बिहेवियर को चेक करूंगा और ये देखूंगा कि उसका बिहेवियर अपने धर्म को लेकर कैसा है और उसका बिहेवियर दुनिया के दूसरे लोगों के लिए कैसा है। अगर मुझे दिखाई देगा कि एक इंसान जो है वो धर्म के नाम पर गर्दन उतारते हुए देर नहीं लगाता, एंड ही इज सच एन इनटॉलरेंट पर्सन कि वो अपने थोड़ी सी भी बात नहीं सुन रहा और गर्दन उतार देता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे दिमाग पर एक आम मुसलमान का इंप्रेशन कैसा जाएगा? मैं तो उससे बात करते हुए भी ये घबराऊंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस बंदे से बात करूं और ये जो इंसान है मेरे मुंह से थोड़ी सी भी गलत बात निकले और इस्लाम के नाम पे मुझे मार डाले, या मेरे ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगवा दे कि इसने तो मेरे धर्म का अपमान किया है, मारो इसको, सर धड़ से जुदा, और 11 लाख का इनाम रखवा दे। तो मैं तो डरूंगा उस बंदे से, और बातचीत करने से पहले मुझे 50-100 बार सोचना पड़ेगा, और एक आम आदमी तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो अब ये इस्लामोफोबिया नहीं तो क्या है?
यही इस्लामोफोबिया है यार। अब जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो सवाल ये है, एक तरीके से अल्ट्रा रेडिकलिज्म इसके अंदर, रेडिकलिज्म इसके अंदर मतलब इस्लाम में आपको दिखाई देगा। और रही सही कसर यूरोप के अंदर ही लोग और ज़्यादा क्यों टेंशन में है, और ज़्यादा टेंशन में है। यूट्यूब पे आप एक काम कीजिए, एक सर्च कीजिए शरिया पुलिसिंग। शरिया पुलिसिंग, यहाँ पर मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उस यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे शरिया पुलिसिंग, तो शरिया पुलिसिंग में आपको लंदन की सड़कों के नज़ारे दिखाई देंगे जहां यूरोपियंस को इसलिए पीटा जा रहा है कि तुम हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे। मुस्लिम्स जो अपने देशों में माइग्रेंट्स थे, जो अपने देश में ईमानदारी से या लिबर्टी आज़ादी के साथ जिंदा नहीं रह पा रहे थे, वो यूरोप में गए और यूरोपियंस को इसलिए मार रहे हैं कि तुमने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं, कपड़े पहन के रखो पूरे। तुमने शराब क्यों पी ली, शराब नहीं पियोगे। तुम स्विमिंग पूल के अंदर कपड़े कम पहन के या बिना कपड़ों के नहीं जाओगे, हम बता रहे हैं वैसे जाओगे। अरे यार उसकी मर्जी है। कल को तुम ये कहोगे कि कौवे, बतख और ये जो मुर्गे हैं ये भी कपड़े पहन के घूमे, तो बदतमीज तो वो भी है। तो सवाल ये है कि एक अल्ट्रा लेवल का रेडिकलिज्म पूरी दुनिया के अंदर, एक फियर, एक इस्लामिक रेडिकलिज्म का जो फियर है, इस्लामिक रेडिकलिज्म का जो फियर है वो फैल चुका है पूरी दुनिया के अंदर। और इसका जो फियर है उसका असर ये है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने एक शब्द कही थी, उन जैसों को भी कहना पड़ा कि इस्लाम इज इन क्राइसिस। अब सवाल ये, रिएक्शन क्या आया, तुमने क्या कैसे दिया, इस्लाम इज इन क्राइसिस, तुम क्राइसिस, तुम्हारे माँ क्राइसिस, तुम्हारे बाप क्राइसिस, ऐसी तो बातें होनी शुरू हो गई। अब जब इस्लाम इज इन क्राइसिस का मामला आया और फियर फैक्टर इस हद तक जनरेट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इसी से, ये जो फियर है इस्लामिक रेडिकलिज्म से, उसी को कहा गया इस्लामोफोबिया। तो सवाल यह है कि क्या ये इस्लामोफोबिया शुरू से था? तो देखो काफी हद तक था, क्योंकि इस्लामिक रूलर्स जहां भी कब्जा करते वहां तलवार की धार के ऊपर या तलवार की नोक के ऊपर कन्वर्जन करवाते। अरब्स क्या नाम है, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, वहां कन्वर्ट करवाया। हिंदुस्तान में आए, बड़ी संख्या में कन्वर्ट करवाया। बांग्लादेश उसका बेस्ट एग्जांपल है। पाकिस्तान पहले हिंदू ही तो था, बेस्ट एग्जांपल है। इंडिया की 99% पॉपुलेशन आपको हिंदू मिलेगी, उनके ओरिजिनेशन उठाकर देख लें, एक आम मुसलमान से खुद ही, ये सारे कन्वर्टेड बाय फोर्स हैं, बाय चॉइस नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरे का पूरा ईरान, पहले पर्शिया, पारसी थे, रतन टाटा पारसी है, ईरान से ओरिजिनेशन है इनका। सीरिया, लीबिया, जितना भी अफ्रीकन कंट्रीज थी, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, तलवार की धार पर ऑटोमन एम्पायर ने सबसे ज्यादा कन्वर्जन करवाए, मामलूक्स ने कन्वर्जन करवाए। जहां जहां ये लोग गए तलवार की धार पर कन्वर्जन करवाए गए, और इस हद तक कन्वर्जन करवाए गए कि 100% जो पॉपुलेशन थी वो कन्वर्ट हो गई मुस्लिम्स में। और अगर आप राइटिंग की बात करते हैं तो मोपला रिवोल्ट इंडिया का सबसे ब्रूटल रिवोल्ट से माना जाता है। और रही सही गजर, फिर भी अगर आपने पढ़नी है तो नोआखली रिवोल्ट उठाकर नोआखली राइट्स उठाकर देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सवाल ये है कि इस्लाम पहले से भी एक तरीके का ऐसा डोमिनेंस रखता था कि आम आदमी के अंदर इसका डर, भय हमेशा से बना रहा। अब सवाल यह है इसका अगला पार्ट क्या था कि मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस इस्लामोफोबिया को किसने आगे बढ़ाया। तो यहां आपको नजर आएगा एक चीज कि यहां पर ये जो वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप में आपको साफ नजर आएगा कि मॉडर्न वर्ल्ड में असलियत में वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, इन वेस्टर्न कंट्रीज ने कोल्ड वॉर के टाइम पर क्या किया कि असलियत में यूज्ड इस्लाम एज अ वेपन अगेंस्ट यूएसएसआर। इन्होंने इस्लाम को यूएसएसआर के अगेंस्ट वेपन की तरह इस्तेमाल किया। जैसे साउथ एशिया, ये वाला पूरा साउथ एशिया,
इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट आती तो कांग्रेस में नेहरू जो थे वो सेल्फ क्लेम्ड सोशलिस्ट थे, यानी वो सोशलिज्म की तरफ भरोसा ज़्यादा रखते थे। और अगर नेहरू की सरकार बननी तय थी तो वहाँ यूरोपियंस को, खासकर ब्रिटेन को लगा कि यार यहाँ अगर नेहरू की गवर्नमेंट बन गई तो कोल्ड वॉर में एक एज यूएसएसआर को मिल जाएगा। तो इसलिए जानबूझकर यहाँ इस्लाम का इस्तेमाल करके ये देश बनाया गया और ये बना पाकिस्तान। वहीं अगर आप देखेंगे तो जितना भी ये कंट्रीज, इस बेल्ट की जितनी भी कंट्रीज बाकी थी, इन सभी कंट्रीज के अंदर इसको काउंटर करने के लिए, इस्लामिज्म को, सॉरी, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए इस पूरे रीजन के अंदर रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा दिया गया। क्योंकि यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की खास बात, कम्युनिस्टों की खास बात ये होती है कि वो एंटी रिलीजन होते हैं। उनका मानना ये है, कार्ल मार्क्स भी कहते थे कि रिलीजन एक अफीम की तरह है, धर्म एक अफीम की तरह है और धर्म हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहां पर रेडिकल इस्लाम के लिए के अंदर इसको जन्म देके असलियत में यहां पर इस्लाम को बढ़ावा दिया गया। इसके दो फायदे हुए। एक तरफ ये पूरा बेल्ट जो है वो ऑयल एंड गैस रिच है। आप ये देखिए ना, इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर बहुत ज्यादा रेडिकल इस्लाम नहीं फैलाया, यहां इन देशों के अंदर ही फैलाया। ये सारे के सारे जो मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखे, क्यों? वो इसलिए फैलाया क्योंकि एक तरफ तो ऑयल और गैस रिच है, दूसरी तरफ ये ट्रेड रूट पूरी दुनिया का यहीं से होकर निकलता है, सुएज कैनाल ले लो या दूसरा भी। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि एंटी कम्युनिस्ट रजीम यहाँ पर डेवलप होगी, और एंटी कम्युनिस्ट रजीम जैसे ही डेवलप होगी तो असलियत में तीन फैक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ इन तीनों के नाम पर, अगर यहाँ पर रेडिकल इस्लाम की बात की गई, यानी यहाँ से एक और सबसे बड़ी बात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस एरिया में डेवलप नहीं होगी। और अगर इस एरिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप ना होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर ही सीधे सीधे तौर पर डिपेंडेंट रहेगा, और जब मर्जी जैसे मर्जी मैनिपुलेशन करके इन इलाकों के अंदर अपनी सरकार बनवा सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। अपनी सरकार बनवा सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अपनी फेवर की सरकार बनवाने बिगाड़ने से लेकर सारे काम तो रेडिकल इस्लाम फैला दिया गया। यानी अब इस पूरे दुनिया के इस इस्लामिक देशों के लगभग 40 देशों को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और रेडिकल इस्लाम के नाम पर बरगलाए रखा गया। उनको कहा तुम सच्चे मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अलग रखा, कम्युनिस्टों से अलग रखा, ऑयल और गैस की जो टेक्नोलॉजी थी वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले ली, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर लिया, और सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के और यूरोपियंस के हाथ में आ चुकी थी। अब फिर भी ये जो यूएसएसआर था ये यहाँ पर काबू में नहीं आया, और उसने एक तरफ तो ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान के अंदर यूएसएसआर एंटर कर गया। तो सोचकर देखिए, इसी अमेरिका ने यहाँ जितने भी वो जो रिलीजियस एलिमेंट्स होते थे उन सब के बीच में जाके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47 लेके ये कहा कि ये लड़ाई तुम्हारी कम्युनिस्टों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई है, इस्लाम की लड़ाई है। आज़ादी की लड़ाई है और इस्लाम की लड़ाई है। इस इस्लाम की लड़ाई में आपको बच के रहना, आपको लड़ना पड़ेगा, और हथियार पकड़ा दिए। अब ये इस्लाम की लड़ाई जो यहाँ शुरू हुई, वही इस्लाम की लड़ाई फिर ईरान ने भी समझी, और इराक से लेकर, सीरिया से लेकर, जॉर्डन से लेकर, इजिप्ट से लेकर, लीबिया से लेकर, नाइजर से, चाड से, सूडान से, इथोपिया से, सोमालिया से, यमन में, हर जगह पर जहाँ पर भी देखोगे हर जगह इस्लाम के नाम पर लड़ाई शुरू हो गई। रेडिकल इस्लाम के नाम पर लड़ाई शुरू हो गई। जलाया किसने? यूरोप ने, अमेरिका ने। इस्लाम में कुरान और AK-47 का कॉम्बिनेशन किसने किया? अमेरिका ने। दुनिया में आग किसने लगाई? अमेरिका ने।
अब अमेरिका को जब लगा कि यार ये जो आग है एक तो यूरोपियन कंट्रीज में फैल चुकी है और दूसरा इस्लाम इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है कि कुछ कहने की हद नहीं। अब एक तो इस इलाके में पकड़ बढ़ानी है, कहीं ये चाइना के फेवर में ना चला जाए, और दूसरा इसको बचाना है रेशनलिज्म से, सॉरी रेडिकलिज्म से, और तीसरा अब दुनिया के अलग अलग देशों में इंटरफियर करने का मौका चाहिए। तो अमेरिका ने यहाँ पर एक चाल तो ये चली, इल्हन ओमर नाम की एक लेडी है, फोटो आ गई होगी। इल्हन ओमर नाम की जो लेडी है, इस इल्हन ओमर जो मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा रेडिकल मुस्लिम है, सबसे ज़्यादा गंदी राजनीति इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे यही करती है। इस लेडी ने शोर शराबा ढोल डपाला जैसे भी बजाया और एंटी इस्लामोफोबिक ऑफिस अमेरिका में इस्टेब्लिश करवा दिया, और एंटी इस्लामोफोबिक इस्टेब्लिश करने के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस में अब 15 मार्च को डिक्लेयर कर दिया कि भैया 15 मार्च जो है एंटी इस्लामोफोबिक डे के रूप में मनाया जाएगा। अब 15 मार्च एंटी इस्लामोफोबिक डे के रूप में मनाया जाएगा, इसका मतलब अब यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली कह रहा है कि अगर आपके देश में इस्लामोफोबिया पाया गया या इस्लाम के अगेंस्ट किसी भी तरीके की हरकत पाई गई तो हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन असली राजनीति क्या है? असली राजनीति ये है कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस का इस्तेमाल करके दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया, इसके ऊपर हालांकि मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। इंडिया कह रहा है भैया दुनिया में अकेला इस्लाम ही थोड़ा है जिसके अगेंस्ट एट्रोसिटीज हो रही हैं, और क्या कारण है कि आप सिर्फ और सिर्फ अब्राहमिक रिलीजन्स को ही अपने साथ रखते हो और बाकी दुनिया के सारे रिलीजन्स को बाहर निकाल देते हो। सारे इस्लामिक रिलीजन्स को ही, मतलब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी क्यों दिखाई देती है, चलो ज्यूज ही क्यों दिखाई देते हैं, और सिर्फ इस्लाम ही क्यों? क्या ज्यूज के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज होती हैं आप उसको नहीं मानेंगे? क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज होती हैं, आप उन्हें नहीं मानेंगे? क्या बुद्धिस्टों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, पारसियों के खिलाफ, जैनियों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में एट्रोसिटीज होती हैं, उन्हें नहीं मानोगे? अगर मानोगे तो भैया एंटी रिलीजियोफोबिक डे बनाओ ना, रिलीजियोफोबिक डे बनाओ। इस्लामोफोबिक क्यों बना रहे हो? रिलीजियोफोबिक बनाओ। इंडिया का यह कहना है कि अकेला इस्लाम ही थोड़ा है जो पीड़ित है, जहां जो डोमिनेंस में है वो मार रहा है और जो रिसेसिव है या कमजोर है वो पिट रहा है। कश्मीर हाल देख लो, इंडिया में मेजॉरिटी भले ही हिंदू है, कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, मार के भगा दिए। अब भाई 5 लाख हिंदू अगर कहीं से मार के पिट के आएगा, मार खा के आएगा, और औरतों के साथ वो जाहिलियत दिखाई जाएगी, तो क्या रिएक्शन का भी रिएक्शन भी नहीं होगा? और यहां इंडिया जैसे देशों के अंदर इंटरफियर करने का मौका मिल जाएगा। तो ये चाल है अमेरिका की। अब ये इस्लामोफोबिया का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं एक और वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा कि असलियत में अमेरिका और यूरोपियन देशों की चाल क्या है। इसके ऊपर अभी इतना ही। धन्यवाद।